हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो है विषय है तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के पहले जो है हम लोग तुगलक वंश के गियासुद्दीन तुगलक के बारे में थोड़ी चर्चा किए थे 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक। लेकिन आज जो है 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल था इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली के सभी सुल्तानों से सबसे यह अधिक योग्य और तीक्ष्ण बुद्धि वाला ही यह व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक कला प्रेमी तथा अनुभवी एक सेनापति भी था, लेकिन इतिहास में सबसे अधिक जो है विवादास्पद व्यक्ति भी रहा है। ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं दी हैं। यहाँ तक कि जो है जियाउद्दीन बर्नी, सरहिंदी, निजामुद्दीन, बदायूनी, फरिश्ता जैसे इतिहासकारों ने अधर्मी घोषित किया है। इसी प्रकार जो है एलिफिंस्टन ऐसा ब्रिटिश इतिहासकार था, उनको विश्वास था कि मोहम्मद बिन तुगलक में जो है पागलपन का कुछ अंश विद्यमान था। यहाँ तक कि उन्होंने पागलपन एवं सनकी के रूप में भी संज्ञा दिया है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं एडवर्ड टॉम्स जैसे इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को जो है धनवानों का राजकुमार कहा है। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों ने जो है कई इनकी संज्ञाएं या उपलब्धियां के बताए हैं, जैसे असंगतियों का समूह, विपरीत तत्वों का मिश्रण, द्वितीय अजीत के रूप में, अभागा आदर्शवादी और इस तरह से सृष्टि का अचंभा जैसे संज्ञाएं दी है। हालांकि हमारे मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत बड़े विद्वान थे, यानी सभी भाषाओं का ज्ञान था उनमें, जैसे साहित्य, फारसी, अरबी, इतिहास, चिकित्सा, गणित, बौद्धिकता, ये सब क्षेत्रों में अद्वितीय स्थान था और काफ़ी इनका ज्ञान था। यहाँ तक कि इन्होंने कुरान और हदीस का भी जो है कंठाग्र था एवं कंठ में याद था। यहाँ तक कि अपनी योग्यता का परिचय देते हुए, यानी मुबारक शाह खिलजी के समय में यह अमीर आखुर के पद पर पहुँचा था और यह व्यक्ति को जायमा जायते भी कहलाया, जो शुरू से अंत तक सक्रिय रहने वाला व्यक्ति कहलाया। तो इन्होंने इस बात को साबित किया अपने जीवन में कि सुल्तान के पद पर आने के लिए इसका एकमात्र ही यह आवश्यकता है, वह है योग्यता। प्रशासन में तुरानी, ईरानी, खुरासानी, भारतीय सभी इनके सैनिक थे और सभी को नियुक्त भी किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो है भारत में जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो सांस्कृतिक अलगाव है, सांस्कृतिक सामाजिक जो अलगाव है, उसको समाप्त कर देना चाहते थे। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है विदेशों से भी जो है संबंध रखना चाहते थे और संबंध रखा भी। इन्होंने ईरान, इराक, मिस्र, खुरासान, टोंक्स, अक्सियाना, इन मध्य एशियाई क्षेत्रों से भी जो है काफ़ी संबंध था और वहाँ पर भी जो है राजदूतों से जो है आदान प्रदान भी किया था। इनके समय में हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक कि इन्होंने इनके समय सल्तनत की सबसे विस्तृत सीमा भी थी। यहाँ तक कि अपने पिता की जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्होंने 40 दिन तक जो है शोक मनाया और शोक मनाने के बाद ही जो है इन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया, तब सिंहासन पर बैठे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो चाल ढाल जो है वह सैनिकों जैसी है। वह उनके अपने उद्देश्यों के प्रति दृढ़ अटल थे, लेकिन इनमें धैर्यता नाम का चीज़ नहीं थी, इनमें धैर्य नहीं था और अपने मुख्य कार्यों में जितने भी प्रयास किए इसलिए असफल हुआ। बदायूनी भी अंतिम रूप से भी इतना यहाँ तक कहा कि राजा को प्रजा और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। तो इस तरह से जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो है यानी सबसे अनुभवी, कला प्रेमी और बुद्धि वाला व्यक्ति था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे बहुत सारे अपनी नीतियाँ, अपनी कार्य प्लानिंग किए थे
जो असफल हुई, लेकिन अपनी धैर्य नाम नहीं थी, लेकिन अपने कार्यों पर दृढ़ विश्वास था, दृढ़ संकल्प था। तो इस तरह से हम देखते हैं इनके कार्यों के बारे में। इनकी सबसे पहली मोहम्मद बिन तुगलक का कार्य जो हुई थी, सबसे पहले देखते हैं हमने दोआब में कर वृद्धि। ये 326 ईस्वी में प्रारंभ किया था। यह सबसे पहले गंगा जमुना का जो बीच का जो क्षेत्र है दोआब का, उसी दोआब क्षेत्र को इन्होंने चुना था। यहाँ पर जो है सिंचाई की व्यवस्था की गई, अग्रिम पूंजी की व्यवस्था किया गया, यानी पहले जो है पूंजी दे दी गई। व्यावसायिक फसल की बाध्यता दी गई, क्योंकि वहाँ उस क्षेत्र में जो है खेती के लिए जो है अपना बाध्य किया फसलों का। यहाँ तक कि वहाँ राजस्व जो है 1/2 यानी 50% जो है राजस्व कर दिया। और सिंचाई कर से जो भी होता था उसे 1/10 से 1/20 तक जो है वृद्धि कर दिया। कारणवश जो है या तो खेती होना प्रारंभ हो गया, लेकिन 2 वर्ष के बाद वहाँ अकाल पड़ गया, जिसके कारण जो है कर वसूली में बहुत कठोरता से किया। इनके जितने भी राजस्व अधिकारी थे बहुत ही कठोरता से वसूल करना प्रारंभ किया। किसानों में भगदड़ होगी, किसानों की क्योंकि अनाज उतनी हुई नहीं थी जिस कारण से वह टैक्स दे सके। तो वहाँ पर जो है किसानों का विद्रोह हुई, और विद्रोह में जो है काफ़ी घमासान हुई, दमन हुआ, तो वहाँ महामारी भी फैल गया। तो दिल्ली के आसपास पूरा क्षेत्र तक फैल गया था। तो उस समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है वहाँ से दिल्ली से निकल करके वह जो है पंजाब के क्षेत्र में वहाँ से निकल कर स्वर्गद्वारी में जाकर वहाँ पर लगभग 2.5 वर्ष तक रहे। और वहाँ से जब पूरी अकाल से सब पूरा समाप्त हो गई, तो वहाँ से जब फिर दिल्ली आए तो इन्होंने अपने राज्य में अपनी शांति बहाल, सुख शांति और बहाल करने के लिए, अपने प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए आया। तो सबसे पहले किसानों के लिए जो है एक कृषि विभाग की स्थापना की, जिसको बोलते हैं दीवाने कोही, जो उनका अधिकारी अमीर कोही कहलाया। तो इन्होंने जो है थकावी यानी ऋण की व्यवस्था की गई, यानी जितने भी ये सारी चीज़ें ऋण की व्यवस्था किया गया। यहाँ तक किसानों को बीज, बैल, कुएं, नहरें ये सब खुदवाए गए। और लगभग कहा जाता है कि लगभग जो है 70 लाख टंका इन्होंने खर्च किया था। और इस तरह से देखा जाए तो पूरी जब किसान जब खेती किया तो इसमें कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, अपने राज्य के लिए कोई सुधार नहीं हुआ कृषकों में। अंत में जो है ये कर वृद्धि जो थी, यानी किसानों के लिए किया गया था, वह भी जो है असफल हुई। तो ये दोआब में कर वृद्धि था। दूसरा हमारा राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन 327 से 28 के बीच में ही चला, लेकिन ये चाहते थे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो है अलगाव को भी समाप्त करना चाहते थे। और चाहते थे कि जो है हम वहाँ पर रह करके, यानी इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र में जो है हम नज़र रख सकते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत को, यानी सांस्कृतिक अलगाव को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन मुबारक शाह खिलजी के समय देवगिरी को जो है कुतुबाबाद रखा था, लेकिन उन्होंने देवगिरी को इन्होंने फिर से जो है दौलताबाद नाम रखा। इन्होंने दौलताबाद एक सामरिक महत्व भी था वहाँ पर। और मोहम्मद बिन तुगलक समझते थे कि ये जो है दिल्ली, गुजरात, लखनऊती, सतगांव, मलांग, लखनऊती, सोनार, माबर, द्वार समुद्र, काम्पिल, ये सब जो है केंद्र के रूप में है दौलताबाद, इसीलिए चाहते थे कि ये वहाँ पर हम राजधानी बनाएं। एक बात और है कि बहुत सारे इतिहासकारों की अपनी अपनी विचारधाराएं जी इसके बारे में दी है कि मोहम्मद तुगलक जो है मंगोलों के भय से वहाँ जो है दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया। हालांकि मंगोलों का जो है आक्रमण तो होता ही रहती थी, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से दिल्ली तो नज़दीक पड़ती थी और हमारा जो है दौलताबाद दूर पड़ती थी। तो मंगोलों के भय से भी शायद जो है इतिहासकारों ने कहा कि वह प्रस्थान किया था। और इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है दिल्ली से दौलताबाद लोगों को आदेश दिया कि वहाँ सभी चले जाएं। यहाँ अमीर से लेकर गरीब तक, यानी जमींदार से लेकर हर एक जो है
किसान, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जितने भी थे सभी को प्रस्थान किया गया। लगभग जो है 700 मील लंबा सड़क बनाए थे और उस सड़क के किनारे छायादार वृक्ष भी लगवाए। यहाँ तक कि जो है उन्हें जगह जगह पर रुकने के लिए सरायों की व्यवस्था की गई, पानी की व्यवस्था की गई, यानी हर एक सुविधाओं से परिपूर्ण किया गया दिल्ली से दौलताबाद। तो वहाँ पर तो गए, लेकिन वहाँ पर लोगों को वहाँ की संस्कृति में जो है रास नहीं आया और वहाँ से जो है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे, लोग मारे भी गए, कुछ रास्ते में भी मारे गए, कुछ बीमार पड़े। इस तरह से वहाँ की सांस्कृतिक, वहाँ की विचारों को, वहाँ की जो रीति रिवाजों को अपना नहीं सके। शायद दिल्ली में जो है सदियों पुराने परंपराओं से रहते आ रही उस चीज़ को जो है अचानक कहीं पर दूसरी संस्कृति में जाना लोगों का थोड़ा अटपटा लगती है। तो शायद इसीलिए जो है वहाँ से जो है पुनः जो है लोगों को जो है हो गई। तो 2 वर्ष के बाद फिर से पुनः परिवर्तन हो गया दिल्ली राजधानी। तो ये भी हमारा राजधानी परिवर्तन धरा का धरा यानी असफलता का हाथ लगा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक में अपने धैर्य, अपना जो दृढ़ अटल था वो अपने कार्यों में जो है निरंतर कार्य चलते रहा था। इसके बाद आता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 1329 से लेकर 31 ईस्वी तक यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो है मुद्रा ढालने वाले राजा के नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे इतिहासकारों ने इसके बारे में बताया है। यहाँ पर क्या हुआ कि चांदी के कमी के कारण जो है इन्होंने जो है कांसे का प्रतीक अर्दली सिक्का चलाए थे, क्योंकि इनके समय में बहुत सारी से हुई थी कि साम्राज्य का विस्तार, बहुत सारे खजाना खाली हो गए थे, जिसके कारण से चांदी की कमी के कारण कांसे की प्रतीक जो है अर्दली सिक्का चलाया था और चांदी के सिक्के के मूल्य के बराबर ये भी प्रतीक सिक्का अर्दली था। सिक्के जो है ढालने वाले पर रोक नहीं लगा और लोग जैसे तैसे सिक्के ढालने लगे। यहाँ तक कि टेढ़े मेढ़े कोई डिजाइन नहीं था और यहाँ तक कि जो है हमारा बर्नी महोदय कहते हैं कि प्रत्येक हिंदू के घर में जो है एक टकसाल बन गया था। तो इन्होंने तांबे और कांसे के सिक्के को लोग बनाकर बहुत सारे लाभ कमाने लगे और इसका दुरुपयोग करने लगे। तो चांदी के सिक्के जो जितने भी मध्यवर्ती जमींदार थे या जो उस समय अधिकारी थे बहुत सारे से, तो वो समय क्या किए कि चांदी के सिक्के को छिपा लिए और व्यापारियों ने जो है छिपा लेने के बाद क्या हुआ कि इस समय जो है अपने पास चांदी रख लिया और किसी तरह जो है कांसे का तांबे का सिक्के चलाकर उसका लाभ कमाने लगा। तो इस समय जो है व्यापारियों ने जो है सिक्के लेने से इनकार कर दिया। तो अंतिम रूप से देखते हैं कि अर्थव्यवस्था भी जो है यह ठप हो गई और यहाँ तक कि जो है इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक अंतिम रूप से कहा कि जितने भी आप अर्दली है उसको आप जमा करें और यहाँ से सभी चांदी आप उसी के अनुसार ले जाएं। कहा जाता है कि इनके महल के सामने जो है ये अर्दली का जो है पूरा ढेर लग गया था। तो ये भी जो है इनकी असफलता का हाथ लगा। इनके समय में एक खुरासान अभियान हुआ था जो यह भी असफलता का हाथ लगी। यह 1333 और 34 ईस्वी के बीच में भी थी। यह जो था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक और मंगोलों के बीच में युद्ध था, संघर्ष हुआ और यह भी जो थे हमारा मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों को पराजित किया। तो उससे बाद जो है वहाँ उसके नेता जो तर्माशिरीन था, तर्माशिरीन पराजित हो गया, लेकिन फिर भी जो है वह संधि किया, समझौता करके वह एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसी समय जो है इन्होंने तर्माशिरीन और मोहम्मद बिन तुगलक और मिस्र के जो सुल्तान थे वो तीनों ने मिलकर एक गुट बनाया और वह खुरासान के शासक अबू सैयद के खिलाफ करने का प्रयास किया। तो यही खुरासान पर आक्रमण करना चाह रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके लिए क्या किया, 3,70,000 सैनिकों को सुसज्जित रूप से, संगठित रूप से जो है तैयार किया। इसमें बहुत सारे राजपूत, बहुत अन्य जातियों के जितने भी हिंदू थे, मंगोल सेना, सभी को जो है तैनात कर दिया, रेडी किया। तो कारणवश है कि जैसे यह युद्ध, यह संघर्ष, यह अभियान चलता
कि तर्माश्रीन जो है मंगोलों का नेता को अपने पद से हट गए, विमुख हो गए। तो इस तरह से यह भी अभियान असफलता का हाथ लगा। इसके बाद आता है कराची अभियान, जो 1333 से लेकर 1334 ईस्वी के बीच में, यह भी जो है हिमालय के कुमायूं की पहाड़ियों में जो है स्थित है। यहाँ पर विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न बातों यहाँ भी कहे कि चीनी आक्रमण को रोकने के लिए शायद जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण करने की ये सोचा था। कुराचिल एक पहाड़ी क्षेत्र है और उसी पहाड़ी क्षेत्र से पूरा लोगों को आना जाना होता था, यानी घोड़ों का, सैनिकों का आवागमन हो सके। तो इस तरह से इन्होंने इस पर आक्रमण करने के लिए सोचा। तो इनके भतीजा जो थे मलिक खुसरो मलिक के नेतृत्व में जो है, क्योंकि सेनापति थे उस समय के बनाए गए थे, तो उसी समय जो है लगभग कहा जाता है कि बहुत विशाल सेना के साथ घुड़सवारों को लेकर के यहाँ प्रस्थान किए थे। लेकिन बाद में जब पता चला कि इन्होंने जितने भी मैदानी इलाका था जहाँ संभव हो सका उस क्षेत्र को जीत हासिल हुआ, लेकिन दुर्गम पहाड़ी पर जितना इतनी आसान नहीं था। और उस समय ऐसी परिस्थितियां भी बन गई कि बारिश हो गई और वो ठंडे और बर्फीले क्षेत्र थे, तो वहाँ भी जो है वहाँ पर जो है नहीं हो पाया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने भतीजों को जो है दूध के सहारे जो है वापस लौटने के लिए बोला गया, लेकिन फिर भी अपनी धैर्य और साहस के साथ वह लड़ते गया और आगे बढ़ते गया। अंतिम रूप से जो है वह भी जो है समाप्त हो गई। तो इस तरह से देखते हैं कि वह भी जो है असफलता का हाथ लगा वहाँ पर भी। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि नागरकोट यानी पंजाब का क्षेत्र कांगड़ा, वहाँ भी 1337 ईस्वी में आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी अपना साम्राज्य विस्तार था, लेकिन वहाँ पर हिंदू राजाओं के पास वह किला पहुँच गया था। लेकिन इन्होंने जो है नागरकोट पर भी आक्रमण किया, तो नागरकोट को जो है अपने अधीन में करके अब पुनः उसे छोड़ दिया और टैक्स देने के लिए बाध्य किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा कि इन्होंने अपने कहे हैं कि लोगों पर धन लुटाया गया और आश्वासन दिया कि मेरे स्नेहपूर्ण दृष्टि में मेरे साम्राज्य के प्रत्येक वृद्ध पुरुष और मेरे पिता समान है और प्रत्येक युवक मेरे भाई बहराम शाह के समान प्रिय हैं। इस तरह से जब सिंहासन पर आए थे तो उस समय ये स्टेटमेंट था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक का। लेकिन फिर बाद में इन्होंने क्या कहता है कि मैंने जनता पर बहुत धन लुटाया है, परंतु मेरा कोई शुभचिंतक नहीं बना है, और आज मैं जनता से और जनता मुझसे कहा, मैंने जनता को विद्रोही को भावना को जान लिया है। ऐसे विद्रोही लोगों के लिए मेरे पास उपचार एक तलवार है और मैं दंड देना तलवार से ही प्रहार जारी रखूंगा और जब तक यह काटती रहे या छूट न जाए। तो यह इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके समय में बहुत सारे से ये धार्मिक नीति के बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जब ये सुल्तान बने थे इन्होंने जो है उलेमाओं से बात करना छोड़ दिया था और उलेमाओं की स्थिति भी इनके समय में निम्न थी। और क्योंकि उलेमाओं के जो है बहुत सारे से सुल्तानों के समय में उलेमाओं का जो है वर्चस्व काफ़ी रहता है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इनसे जो बात करना छोड़ दिया तो उलेमाओं की स्थिति थोड़ा निम्न हो गई। लेकिन इन्होंने अपने कार्यकाल में धर्म, राजनीति और न्याय को एक दूसरे से अलग रखा था। इस तरह से शुरू में खलीफा की सत्ता को मानने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन बाद में जो समझौता नीति वादी नीति अपनाया, फिर बाद में जो है खलीफा की सत्ता को इन्होंने माना। इनके दरबार में जो है जैन संत जो थे, जिन प्रभातसूरी जो थे, वो भी इनके साथ अच्छे संबंध थे। इनके दरबार में भी आए थे जो 1328 ईस्वी में, और इनके दरबार में सुशोभित भी किए थे। यहाँ तक कि फिरदौसी संप्रदाय के अहमदिया मनेरी को जो है खानकाह के लिए, जहाँ पर सूफी संतों का जमावड़ा होता है, पीर और मुरीद का जहाँ, तो वो खानकाह के लिए जो है ये राजगीर के आय का पूरा दे दिया गया था दान में। और यहाँ तक कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है निजामी उलिया का सबसे बड़ा भक्त भी था, सूफी संत का। तो
एक और बात है कि संत संत जो है शेख शिहाबुद्दीन को इन्होंने एक दीवानी मुस्तकराज का एक पद भी दिया था। यहाँ तक कि संतों को भी जो है अपने दरबार में जो है यानी दीवानी मुस्तकराज का भार सौंपा था। इनके समय में एक बहुत बड़ी उपलब्धियां, जैसे 1333 ईस्वी में एक अफ्रीकी यात्री जो है इब्न बतूता जो थे वो आए थे, और जब आए तो इनके दरबार में, तो इनके दरबार में इन्हें एक पद दिया गया, वह था जो है काजी का पद दिया था। काजी के पद से जो है नियुक्त किया था और इनके दरबार में 8 साल लगभग रहे और इन्हें राजदूत बनाकर चीन भी भेजा गया था जो 1342 ईस्वी में था। तो इस तरह से इन सभी घटनाओं को जो है अपनी पुस्तक रेहला में जो है वह सब पुस्तक में लिखा है हमारा ये इब्न बतूता ने। इसकी बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा जाता है, इब्न बतूता रेहला की जो पुस्तक है इसके बारे में पूछा जाता है। तो इनका विद्रोह जो होती है, अब हम देखते हैं कि विद्रोह के बारे में, कि विद्रोह जो है यह जो है 1326 में यह प्रथम विद्रोह होती है, वह भी जो है दक्षिण में स्थित जो है सागर में। इनके जो चचेरे भाई जो थे बहाउद्दीन जो है गुरसास का हुआ। यह भी जो है स्वतंत्र और विद्रोह पहला विद्रोह होता है। तो इन्हें गुजरात के जो सूबेदार थे ख्वाजा जहां अहमद को, उनको जो है नेतृत्व में जो है भेजा जाता है, लेकिन गुरसास क्या करता है, वह काम्पिल्य भाग जाता है, काम्पिल्य में शरण लेता है। फिर वहां से जो है काम्पिल्य से भागकर द्वार समुद्र चला जाता है और अंतिम रूप से जो है द्वार समुद्र में जो है इन्हें गिरफ्तार कर ले जाता है और इसका दमन कर दिया जाता है। इस तरह से हम 1327 और 28 ईस्वी के बीच देखते हैं, लाहौर मुल्तान सिंध के जो सूबेदार था बहराम शाह किसरू, इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। तो इस तरह से देखते हैं और इनका भी जो है दमन किया गया। एक और फिर देखते हैं काम्पिल्य आक्रमण। कारण था क्योंकि हमारा जो उनके चचेरे भाई को जो है यानी गुरसास को जो है पनाह दिया था यानी शरण दिया था, तो जिसके लिए वहां पर भी अभियान किया। 2 अभियान किया था सेना भेजकर, लेकिन असफलता का हाथ लगा। लेकिन अंतिम रूप से जो है वह पुनः जो है नेतृत्व मलिक ज्यादा ख्वाजा के नेतृत्व तीसरा अभियान भेजा गया जो सफल हुआ और अंतिम रूप से दमन कर दिया गया और टैक्स देने के लिए बाध्य कर दिया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि जब काम्पिल्य में हिंदुओं का जो है द्वार समुद्र पर जब आक्रमण किया तो यहाँ के शासकों ने जो है अधीनता तो स्वीकार कर ली, लेकिन जब काम्पिल्य में हिंदुओं का विद्रोह हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके पहले जो था हरियर और बुक्का को, जो काकतीय वंश के थे, उनको दिल्ली लेकर ले गया था और अपना दरबार में रखे थे हरियर और बुक्का को। इसको धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया था और उस तरह से जब हमारा काम्पिल्य में हिंदुओं का विद्रोह हुआ तो प्रतिनिधि के रूप में हरियर और बुक्का को जो है भेजा गया और दमन के लिए। तो दमन तो कर दिया, लेकिन दिल्ली वापस इन लोगों ने नहीं किया हरियर बुक्का, बल्कि वह जो है एक संत जो है विद्यारण्य से मिला और पुनः जो है पुनः हिंदू में परिवर्तन हुआ। और इसी समय जो है इन्होंने 1336 ईस्वी में एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह से हम देखते हैं 1346 में देवगिरी के आसपास जितने क्षेत्रों को मिलाकर, जिसका नाम था हसन गंगू, जिसको अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने जो है उस क्षेत्र को मिलाकर एक बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। तो इस तरह इनके समय में ऐसी घटनाएं थी। बंगाल में भी बहुत विद्रोह हुई थी, लेकिन 1348 ईस्वी में जो है स्वतंत्र हो गया और यहाँ इलियास शाही वंश की जो है स्थापना हो जाती है। तो इस तरह से जो है इनके शासन काल में ऐसे हुई। तो अंतिम रूप से मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक जगह विद्रोह को दबाते, कभी यहाँ कभी वहाँ, एक जगह से दूसरे जगह तीसरे जगह, या जो है शुरू से अंत तक सक्रिय रहने वाला व्यक्ति यानी जैते जामा कहलाए। और अंत में जो है थट्टा यानी सिंध के क्षेत्र थट्टा नामक स्थान में जहाँ गोडोल स्थान है वहीं पर बीमार हुए और वहीं पर जो है 1351 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए बदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली, ये अपने अनुसार कहे थे। तो इस तरह से जो है मोहम्मद बिन तुगलक के ये
थी। अब अगले जो है वीडियो में अगले सुल्तानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर भी यहीं तक आज समाप्त।